हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी ये क्लास है, आप कह सकते हैं ये लास्ट लेक्चर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। और इससे पहले मैंने 3 से 4 वीडियोस लगभग डाली हैं, तो आप लोग वो वीडियोस पहले अच्छे से देख लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं देखी, क्योंकि उन वीडियोस में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके मेज़र ऑफ डिस्पर्जन का बेस है। आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो डिस्पर्जन में कवर होते हैं। जैसे मैंने आपको रेंज बताया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन बताया हुआ है, देन मीन डेविएशन बताया हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, देन हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किया था। तो आप में से कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि इनमें से कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, किससे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप सिंपली ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपको कम से कम 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा। अब क्योंकि क्वेश्चंस में चॉइस होती है, तो एक क्वेश्चन तो आपको फुल फ्लेज मिलेगा जो 7 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। अब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनकी वेटेज 3 मार्क्स और 4 मार्क्स होती है, तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड हो सकता है या सीवी बेस्ड हो सकता है। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन बहुत ही रेयर आता है अब, और रेंज तो आता ही नहीं। ठीक है। अब एसटी और सीवी से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है, या फिर करेक्टिंग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आएगा 7 मार्क्स का, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, तो ये भी दो टाइप का हो सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट नेचर का, और एक हो सकता है इनडायरेक्ट नेचर का। अब जरा इस डिफरेंस को समझिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, इसमें आपको ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं। ठीक है। आपको डेटा गिवन होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से रिलेटेड, और आपको बोला जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, या इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, या इसका मीन बताओ। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हम ये वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके आने के जो चांसेस होते हैं ये कम है। ठीक है। आपके एग्जाम में जो चांसेस होता है आने का, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का होता है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा होता है, इस क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे आपको मीन दे दिया जाएगा दो कंपनीज का, लेट से मेरे पास ए और बी कंपनी है, तो दोनों का मीन दे देंगे। आपको दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कंबाइन मीन कितना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। आपसे पूछ लिया जाएगा दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, या फिर दोनों में से किसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी मीन्स वेरिएशन है। तो जब भी कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी की बात की जाती है तो आपको सीवी बताना होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें मेनली आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एक तो कंबाइन मीन, एक कंबाइन एसडी, और एक सीडी। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आज का लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सीवी से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर आपको सीवी का कंसेप्ट नहीं आता तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, कंबाइंड मीन, ये भी मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से।
जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का एग्जांपल है और ये हम बात करें एग्जांपल नंबर 41। बुक है आपकी जेके ठुकराल। और हाँ, कई बच्चे मेरे से पीडीएफ मांगते हैं, तो आप लोग कमेंट जब करते हो ना, तो कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ। तो कमेंट करने की बजाय आप एक मैसेज डाल दिया कीजिए मुझे इस नंबर पे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और मैं आपको जो भी चैप्टर आपको चाहिए उस चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंडली, डोंट एक्सपेक्ट अ क्विक रिप्लाई फ्रॉम मी, बिकॉज थोड़ा सा मैं बिज़ी रहता हूँ क्योंकि क्लासेस होती हैं कॉलेज में। तो जब भी मैं आपका मैसेज देखूँगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब चलिए एग्ज़ाम्पल पे वापस आते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन दिया होगा। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है समझिए। दी रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन 9 कंसेक्यूटिव मैचेस आर गिवन बिलो। आपको 9 मैचेस का डेटा दिया है, ठीक है। 9 मैचेस में दो बैट्समैन ने कितना कितना स्कोर किया, तो एन यहाँ पे 9 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन वन कैटेगरी इज 9। अगर हम एक ही बात करें तो उसने 9 दिन अलग अलग स्कोर किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बी ने स्कोर किया हुआ है। तो जब भी आपको इस किस्म का डाटा दिया जाता है, इस टाइप का डेटा दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट पहले तो मीन निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर सीवी निकालेंगे। अब आप में से कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि मीन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। तो मीन कैसे निकलेगा इस डेटा के बेसिस पे, तो इसके लिए आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़िए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, इसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उसको कीजिए, क्योंकि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूरे डिटेल में नहीं बताने वाला कि मीन कैसे निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकला। एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा। सिंपल सा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये वाला जो आपके पास एक कैटेगरी है बैट्समैन ए का, इसका आपको मीन भी निकालना है, ठीक है। मीन के बाद आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिमिलरली ये जो बैट्समैन बी है, इसका भी आपको मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। जब आप ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे तो ये लास्ट लाइन पढ़िए, क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट। तो क्या बताया था लास्ट क्लास में, जहाँ भी कंसिस्टेंसी की बात आ जाए, जहाँ भी वेरिएबिलिटी की बात आ जाए, तो आपका जो डिसीजन होगा वो सीवी पे बेस्ड होगा। अब हमसे पूछा गया कि दोनों बैट्समैन में से कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके रन्स में वेरिएबिलिटी कम है, उसके रन्स जो हैं, उसका जो स्कोर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेरिएबिलिटी मीन्स डिफरेंस। तो वेरिएबिलिटी हमें बताता है सीवी। तो जिस बैट्समैन का सीवी कम होगा उसमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी मिलेगी, ठीक है। और जिस बैट्समैन का सीवी हाई होगा उसमें लो कंसिस्टेंसी मिलेगी। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी वर्ड की जगह वर्ड लिखा होता वेरिएबिलिटी, कि किसके स्कोर में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम सीवी चेक करते, बस कंसेप्ट रिवर्स हो जाता। जब हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं तो वेरिएबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ सीवी ज़्यादा होता है, और वेरिएबिलिटी कम वहाँ होती है जहाँ सीवी कम होता है। तो ये दोनों टर्म्स इनवर्सली रिलेटेड हैं, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे दोनों का अलग अलग, और फिर दोनों का सीवी निकाल देंगे। जिसका सीवी कम होगा वो बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाला है। अब आइए डेटा को लिखते हैं। हमें एक्स गिवन है तो हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया।
y गिवन है, y लिख लिया। अब मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स आपको दिया हुआ है तो इसका टोटल कर दीजिए, आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा। ये हो गया 360। एन आपका 9 है क्योंकि 9 मैचेस का स्कोर है। मीन आ गया आपका 40। ठीक है, तो बैट्समैन ए का जो मीन है इसको हमने एक्स बार डिनोट किया हुआ है, ये आ गया 40। सिमिलरली आप बैट्समैन बी का मीन निकाल सकते हैं जिसको हमने वाई माना हुआ है। अब इसके लिए क्या करना होगा, वाई का आपको सम करना है। वाई बार आ गया 297, 297 डिवाइड बाई 9, ये आ गया 33। बहुत सिंपल है मीन निकालना, अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखो आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और पूरे का सम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x माइनस एक्स बार निकालना है। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये है मेरा x और x माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, तो ये 85 है और x बार हमारा क्या निकल के आया था, x बार हमने निकाला है 40। तो ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है 85, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस एक्स बार, ये आ जाएगी 85 माइनस 40 इज इक्वल टू 45। ऐसे ही यहाँ पे 20 है, तो अगर इसको मैं x मान लूँ तो 20 माइनस 40, ये माइनस 20 आ गया। 62 माइनस 40 22, 28 माइनस 40 माइनस 12। हम कुछ नहीं करें, इस ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटा रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ निकालनी आती होगी, आपने शुरू की वीडियोस देखी होंगी। तो जब आपका x माइनस एक्स बार आ गया, आपको पता है ना कि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, 45 का स्क्वायर 2025, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 22 का 484, 12 का 144। तो इस टाइप से हम स्क्वायर कर लेंगे। अब आपको पता है फॉर्मूले में क्या वैल्यू चाहिए होती है हमें, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस पूरे का सम कर दो, वैल्यू आ गई। बस इसको आप रखिए फॉर्मूले में। ये आ गया 8300, ये पूरा डिवाइड होता है n से, n हमारा 9 है, ये आ गया 922.22 और इसका आ गया अंडर रूट, ये आ गया 30.37। इसी टाइप से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लेंगे। y के केस में भी आपको y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और पूरे का सम करना पड़ेगा। जब आप ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे तो हमारा आया फाइनल टास्क, जो ये कहता है कि दोनों में से कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, CV निकालना है। CV का फॉर्मूला क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 30.37, डिवाइड बाय मीन ये 40 आया है, इनटू 100 हो गया, तो ये आ गया 75.92%। सिमिलरली आप बैट्समैन बी का CV निकाल सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 21.18, तो ये हम लिख लेंगे 21.18 डिवाइड बाई हो गया 33 विच इज़ मीन इंटू 100, ये आ गया 64.18। नाउ यू कैन कंपेयर CV of batsman B is lower than CV of batsman A. Therefore, batsman B is more consistent as compared to batsman A. ये रिजल्ट हमने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था कि वो बैट्समैन ज़्यादा कंसिस्टेंट माना जाएगा जिसका CV कम होगा। तो CV कम हमारे B बैट्समैन का है। तो ये था आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जनरली इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को छोड़ के जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 42। ये आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है 2012 में। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी। क्या कॉमन होगा? आपको दो डेटा दिया जाएगा, कंपनी ए कंपनी बी, बैट्समैन ए बैट्समैन बी, ठीक है। और उन दोनों से रिलेटेड आपको तीन चीज़ें दी जाएंगी। क्या क्या? एक आपको बताया जाएगा एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक आपको बताया जाएगा मीन, और एक आपको बताया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कई जगह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया जाएगा और कई जगह आपको वेरिएंस बताया जाएगा। तो वेरिएंस होता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं वेरिएंस भी दिया गया है तो आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका अंडर रूट निकाल के। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था और क्वेश्चन में आ गया वेरिएंस, तो कैसे सॉल्व करें। तो दोनों चीज़ें एक ही बात है, बस अंडर रूट का फर्क है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। फॉर टू फॉर्म्स ए एंड बी द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। आपके पास दो फॉर्म्स हैं, उनकी कुछ डिटेल आपको दी गई है। क्या डिटेल है? नंबर ऑफ वर्कर। दोनों ही फॉर्म में कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं? तो सीधी सी बात है, आपको एन दिया गया है। इसमें है 100 लोग और इसमें है 200 लोग। इसके बाद आपको बोला गया एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर। तो जहाँ भी एवरेज वर्ड आ जाए हम भैया मीन की बात कर रहे हैं। तो मीन हो गया 1600 और इसका हो गया 1750। फिर लिखा है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ सैलरी ऑफ वर्कर ये है 256 और ये है 289। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। तो जब कुछ चीज़ें दी जाती हैं तो कुछ चीज़ें पूछी भी जाती हैं। तो अब आपसे पूछा क्या गया वो समझिए। कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, विच फर्म पेज लार्जर पे पैकेज ऑफ सैलरी टू वर्कर्स। दोनों में से कौन सी फर्म है जो लार्जर पैकेज पे कर रही है अपने वर्कर को। सेकंड आपसे पूछा गया विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी टू द वर्कर। ठीक है, दोनों में से किस फर्म में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब याद कीजिए पिछला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि जहाँ वेरिएबिलिटी आ जाए या कंसिस्टेंसी आ जाए, बात किसकी की जा रही होती है? सीवी की। अगर वेरिएबिलिटी पूछा है दैट मीन्स हायर सीवी विल बी मोर वेरिएबल। चलिए वो भी देखेंगे अभी। थर्ड पॉइंट आपसे पूछा गया है कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज सैलरी एंड कंबाइंड वेरिएंस ऑफ ऑल द 300 वर्कर ऑफ द फर्म्स टेकन टुगेदर। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्ट वाले, इससे इसमें आपसे कंबाइंड मीन पूछा जाता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है या वेरिएंस कह लो, और आपसे सीवी पूछा जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है तो वो बड़ा सिंपल है। आपसे पूछा गया है कि किस फॉर्म का जो पे पैकेज है वो लार्जर है। ठीक है, तो पे पैकेज बोला गया। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पे पैकेज का मतलब क्या है? टोटल पेमेंट मैं कह रहा हूँ कि कौन सी फर्म ज़्यादा पेमेंट करती है। तो पेमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? पेमेंट का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ एक्स, टोटल कितनी सैलरी आपने पे की। अब ये सम ऑफ एक्स कैसे निकलता है? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। अब मुझे मीन भी पता है एन भी पता है तो मैं सिग्मा एक्स निकाल सकता हूँ। तो ये आपका हो गया। फॉर्म ए के केस में टोटल पेमेंट कैसे निकलेगी? मीन इंटू एन। मीन कितना है? 1600, एन कितना है? 100। पेमेंट आ गया 1,60,000। ठीक है, फॉर्म बी की टोटल पेमेंट कैसे आ जाएगी? एन इंटू मीन।
एन था 200, मीन था 1750, टोटल पेमेंट आ गई 3,50,000। आपसे पूछा गया किस फॉर्म का पे पैकेज ज़्यादा है, किस फॉर्म ने ज़्यादा पैसा दिया। तो सीधी सी बात है, फॉर्म बी ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, सो वी विल से दैट फॉर्म बी पेज आउट लार्जर पैकेज ऑफ सैलरी। फॉर्म बी जो है वो ज़्यादा सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहा है एज कंपेयर टू फॉर्म ए। तो ये वाला पार्ट बहुत सिंपल था, लेकिन कई बच्चे इसको कर ही नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था पे पैकेज टोटल, टोटल कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हम इसमें बात कर रहे हैं सीवी की। हम बात कर रहे थे वेरिएबिलिटी की, कि किस फॉर्म में सैलरी में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। ठीक है, तो इसके लिए सीवी निकालना है। फॉर्म ए का सीवी कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया था, आपको दिया गया था वेरिएंस। तो वेरिएंस का जब आप अंडर रूट कर देते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो पहले का था 256 वेरिएंस, 16 आ गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरे का वेरिएंस था 289 आई थिंक, एक बार चेक करते हैं, हाँ 289। तो इसका जब अंडर रूट करोगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से चलते हैं। पहले केस की बात करते हैं, 16 है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू थी 1600 इंटू 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो ये आ गया 1%। फॉर्म बी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 17, मीन है 1750 इंटू 100, ये आ गया 0.97। नाउ यू कैन कंपेयर फॉर्म बी हैज लोअर सीवी। ठीक है, तो जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि फॉर्म बी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका सीवी कम है। लेकिन क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी नहीं पूछी थी, क्वेश्चन में पूछा गया था वेरिएबिलिटी, कि किसकी सैलरी में डिफरेंस ज़्यादा है। तो डिफरेंस वहाँ ज़्यादा होता है, वेरिएबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ सीवी ज़्यादा होता है। तो सीवी ज़्यादा कहाँ है, फॉर्म ए में। तो यहाँ लिखा है फॉर्म ए शोज अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी। बहुत सिंपल है, एक बार आप समझ गए तो इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए अब आइए थर्ड पॉइंट पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया था कंबाइन मीन ऑफ बोथ दी फॉर्म एंड कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ दी फॉर्म्स। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने कराया था, तो आपको याद होगा, नहीं है तो आप बुक से देख सकते हैं। कंबाइंड मीन बड़ा सिंपल होता है, इसको हम लिखते हैं मीन 1 2। मीन 1 2 इज इक्वल टू होता है n1x1 प्लस n2x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। n1 था हमारा 100, मीन 1 है 1600, n2 है 200 और मीन 2 है 1750। नीचे है n1 प्लस n2, दैट मीन्स 100 प्लस 200। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये आ जाएगा 1700। तो जो कंबाइंड मीन हमारा आया वो आया 1700। इसी टाइप से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी होता है और मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा, हमें बोला गया है कंबाइंड वेरिएंस निकालने का। तो डिफरेंस क्या है कि जब आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हो तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, लेकिन जब हम वेरिएंस की बात करेंगे तो फॉर्मूले से अंडर रूट हट जाएगा, बाकी सब सेम है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कंबाइंड वेरिएशन निकालने, सॉरी वेरिएंस निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला है सेम जो हम लास्ट क्लास में हमने किया था। सबसे पहले आपको लेना होता है n1, तो n1 हमें पता है, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमें दिया है क्वेश्चन में। इसके बाद हमें चाहिए d1 का स्क्वायर, तो ये हमें निकालना पड़ता है। d1 क्या होता है,
मीन ऑफ वन माइनस कंबाइंड मीन। तो मीन ऑफ वन हमें पता है 1600 और कंबाइंड मीन 1700 हमने अभी निकाला है, तो ये आ गया -100। हमें D2 भी चाहिए होता है, तो D2 क्या होता है, मीन ऑफ सेकेंड माइनस कंबाइंड मीन। तो 1750 आपका सेकेंड डेटा का मीन है, 1700 कंबाइंड मीन है, ये आ गया 50। फॉर्मूले में आपको चाहिए D1 का स्क्वायर एंड D2 का स्क्वायर। तो हमने D1 D2 निकाला था, इसका स्क्वायर कर दो तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। बस अब आपको सब कुछ पता है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 5278। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसकी वेटेज होती है 7 मार्क्स। ये आपका लगभग 10 मिनट कंज्यूम करेगा सॉल्व होने में, बट इसमें आप इजीली 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट कमिटेड एनी मैथमेटिकल एरर। अगर आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की, देन यू कैन इजीली स्कोर फुल 7 मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत सिंपल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 43, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए क्या है, एन एनालिसिस ऑफ द मंथली सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज इन टू कंपनीज एक्स एंड वाई belonging to the same industry provides the following results। आपको दो कंपनीज का सैलरी दिया गया है। पहले तो हमने एनालिसिस किया दोनों कंपनी का, कि दोनों कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कितना कितना पैसा देती हैं, और उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशन की। क्या कैलकुलेशन की, हमने एक तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लिखे, कंपनी एक्स में 1200 हैं, कंपनी वाई में 1500 हैं। देन हमने एवरेज सैलरी दोनों का निकाला, एक का आया 12,000, एक का आया 9,000। हम इतने पे नहीं रुके, हमने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, ठीक है, क्योंकि हम तो स्टैटिस्टिशियन है, तो हमारा काम है फाइंड आउट करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 200 और 225, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब टीचर आपको कहता है कि आप ही तो कुछ निकालो, तो आपको दो चीज़ें बतानी है। क्या क्या, कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरीज ऑफ द टू कंपनीज। वही बात आ गई जो ऊपर हमने किया। आपको क्या निकालना है, मीन ऑफ 1 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2। दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट पे आइए, द कंपनी हैविंग ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन दी सैलरीज। इंडिविजुअल वर्ड है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सैलरी की बात की जा रही है यहाँ पे। आपसे पूछा गया कि दोनों ही कंपनीज में से जो एक्स और वाई है, किसकी सैलरीज में ज़्यादा वेरिएशन है। तो वेरिएशन जहाँ आ जाए वहाँ आपको सीवी को प्रणाम करना है और सीवी कैलकुलेट कर देना है। अब सीवी कैसे निकलेगा ये समझते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक मैंने बता दिया है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम जल्दीबाजी में ना n1 को n2 की जगह लिख देते हैं, n2 की जगह n1 लिख देते हैं, तो गलती हो जाती है। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। n1 है, n2 है, हमें मीन फर्स्ट पता है, मीन सेकेंड भी हमें गिवन है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 इज ऑल्सो नोन टू अस। अब हमें निकालना है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन अगेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। सिंपल है, 10333। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज़ें यहाँ पे एडिशनली आपको निकालनी होती हैं, एक होता है D1 और एक होता है D2, ठीक है। D1 और D2 निकाल लीजिए और इसका कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। n1 हमें पता था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 पता है, बट उसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर लेंगे।
D1 का स्क्वायर चाहिए, तो ये है आपका D1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देन प्लस N2, N2 हमें पता था, ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 आपको क्वेश्चन में पता है, स्क्वायर कर लो। देन D2 का स्क्वायर, ये हमारा D2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये पूरा डिवाइड हो रहा है N1 प्लस N2 से, ये भी कर दिया। सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर, आपका जो आंसर आ गया ये आ गया 1506 रुपीज़। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू 12, इसको हम म्यू 12 लिखते हैं, बुक में सिंपल म्यू लिखा है, बट आप इसको, सॉरी म्यू कह रहा हूँ मैं, सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, तो ये सिग्मा 12 है। बुक में आपको सिंपल सिग्मा मिलेगा, बट आपको सिग्मा 12 लिखना है। इसी टाइप से मीन बुक में सिंपल ऐसे लिखा होगा कंबाइन मीन, तो आपको उसकी जगह 12 लिखना है, ताकि टीचर आइडेंटिफाई कर सके कि एक्स बार का मतलब आप एक्स बार 12 बताना चाहते हो। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया कि किसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, तो हम दोनों कंपनी का सीवी निकाल लेंगे। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन 200, उसका एन था 1200, सॉरी उसका मीन था 1200 इंटू 100, ये आ गया 1.67%। वाई कंपनी के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन था 225, मीन था 9000 इंटू 100, ये आ गया 2.50। अब आपको बताना था वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ सीवी हायर होता है, तो वाई कंपनी में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। ठीक है, तो ये थे आपके दो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस बुक में, आप देखेंगे तो, और कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 2 बता दिए हैं, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। मैं इसमें और क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आपको करा दूँगा। चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 44, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आएंगे, फुल फ्लैज तो नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज आर 60% एंड 80%। तो आपको CV1 दिया गया है 60%, CV2 दिया गया है 80%। देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 24 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। आपको फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 24, सेकेंड का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 20। व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन। आपसे दोनों का मीन पूछा गया है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, सीवी का फॉर्मूला ये होता है SD अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो पहली सीरीज का CV हमारा कितना है 60, तो 60 लिख लिया। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आ गया, डिवाइड बाय मीन। मीन हमको नहीं पता तो हमने इसको मीन एज इट इज़ लिख दिया। आप चाहें तो इसकी जगह x बार लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, सिंपल मैथ है, सिंप्लीफाई करोगे तो मीन ऊपर चला जाएगा, 60 से डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये 100 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 24 आ गया, सॉल्व करो 40। सेकेंड सीरीज में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करो 25। तो ये क्वेश्चन जो था ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाइए सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या दिया गया है, पार्ट बी में बोला गया है फॉर अ सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस
मीन इज 5, SD इज 2, CV इज 60%। ठीक है, x बार आपका 5 है, ये आपका 2 हो गया, CV है 60%। और आपको क्या बताना है, आपको इस केस में ट्रूथफुलनेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले n आपको गिवन है, मीन भी पता है, SD भी पता है, तो आप क्या कीजिए, आप इसका CV निकाल लो। ठीक है, CV आप इसका कैसे निकालेंगे, SD अपॉन मीन। SD आपका 2 हो गया, मीन 5 है, इंटू 100, ये आ गया 40%। आपको क्वेश्चन में CV क्या दिया गया है, 60%। तो जो दिया था वो 60% है, जो आपने निकाला वो 40%। और आपसे पूछा गया था कि हमने जो डेटा आपको दिया उसमें ट्रूथफुलनेस कितनी है, वो कितना सही है, कितना सच है। तो हमें जो डेटा दिया है विच इज़ नॉट ट्रू, ये डेटा फॉल्स है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर हम इन चीज़ों को लेके चलें तो CV इतना हो ही नहीं सकता, CV 40%। इसका मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन फॉल्स। बस इतना ही आपको बताना था इस केस में। अब ये क्वेश्चन भी हो गया, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे, इसको भी देख लेते हैं। फिर थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट बता दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी भी आ जाती है कई बार एग्जाम में। अब एग्जाम्पल 45 पे आइए। फॉर अ सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज 15। एक सीरीज है आपके पास और उसका MD जो है वो 15 है। फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। अब यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए टेक्निकल लाइन लिख दी गई, मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सीधा सीधा बोलो क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। तो आपसे बोला गया कि QD बताओ क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा। QD जो होता है वो होता है 5/6 ऑफ MD, 5/6 ऑफ MD। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। QD इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6, MD हमें बता दिया है क्वेश्चन में 15, सिंप्लीफाई कर लो, QD आपका 12.5 हो गया। अब इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 2 या 3 मार्क्स में, और ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इनकी कोई गारंटी नहीं है। बट जो आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया है वैसा क्वेश्चन जरूर आएगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 100 आइटम्स, दैट मीन्स n आपका 100 है। इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 35, फाइंड इट्स क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो अगेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए QD का और MD का। QD इज इक्वल टू होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन दीज टू फार्मूलाज आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो बस 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 35, ये हो गया 23.33। मीन डेविएशन होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4/5 ऑफ 35 ये आ गया 28। तो ये भी आपका क्वेश्चन इजी था। तो बस इतना ही आप कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। एक एग्जाम्पल और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो ये भी करा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 2004, 11, 13, 15 और शायद ये 2018 या 19 में भी एक बार आया था। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 4 to 5 में आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी है। सो इफ 20 is subtracted from every observation in a data set, then the coefficient of variation of the resulting data set is 20%. मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है, उसमें कई सारी वैल्यूज़ हैं, और अगर मैं उसमें से
सब में से 20 माइनस कर दूं, जैसे x-20 हो जाए सब में से, तो वैल्यू क्या मुझे मिलेगी CV की, वो मिलेगी 20%। नेक्स्ट लाइन ये कहता है कि अगर मैं सभी में से 40 माइनस सॉरी सभी में 40 ऐड कर दूं, तो उस केस में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 10%। आपको बोला गया फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ डेटा। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जैसे मैंने कहा बाकियों से अलग है। क्यों अलग है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है एग्जामिनर ने। ट्रिकी इन द सेंस कि आपसे ना एक प्रॉपर्टी के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और एक होता है चेंज ऑफ स्केल। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन में से अगर कोई चीज़ माइनस कर दें या प्लस कर दें तो डेटा पे क्या फ़र्क आया। ठीक है, फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अगर डेटा पे फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ के माइनस होने से या प्लस होने से, तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। इसी टाइप से अगर आप अपने डेटा में कुछ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। अब मीन जो होता है ये दोनों से अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप मीन में कुछ जोड़ें या घटाएं या मीन में कुछ गुना करें या भाग करें तो उससे मीन पे फर्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं मीन में कुछ ऐड कर दूं, सपोज करो मैंने के ऐड कर दिया, मतलब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दिया, तो आपका मीन भी के से बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस कर दिया 20, तो आपका मीन में से भी 20 कम हो जाएगा, मीन की वैल्यू भी 20 से कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं मीन में 40 ऐड कर दूं, सॉरी ऑब्जर्वेशन में 40 ऐड कर दूं, तो आपका मीन भी 40 से बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ ओरिजिन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ मीन इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या आया, फॉर्मूला जब आप लिखते थे सीवी का तो अभी तक आप क्या कहते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब आपको बोला गया कि आपका जो एक्चुअल मीन है वो क्या है, एक केस में -20 है और एक केस में +40 है। -20 क्यों हुआ, क्योंकि आपने हर एक ऑब्जर्वेशन से 20 माइनस कर दिया। +40 क्यों हुआ, क्योंकि आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस कर दिया 40, तो मीन भी 40 से बढ़ गया। ये तो बात हो गई मीन की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन इसको अफेक्ट नहीं करता। अगर आप ऑब्जर्वेशन में से कुछ माइनस करें या कुछ प्लस करें तो उसका SD पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए फॉर्मूले में SD जो है वो अनचेंज रहेगा, मीन पे चेंज आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन अलग है बाकियों से। ठीक है, इसीलिए ये बार बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। अभी भी अगर ये आ जाएगा तो आप में से 10 में से 8 बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको प्रॉपर्टी याद होगी। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक पीछे भी था जिसमें आपसे मीन ही पूछा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। CV इज इक्वल टू हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन, और मीन पता है मेरा 20 से कम हो रहा है, इंटू 100। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, x बार -5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20।
इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। दूसरा सिचुएशन ये कहता है कि अगर मैं 40 ऐड कर दूं हर एक ऑब्जर्वेशन में तो मीन क्या बन गया, मीन प्लस 40। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन प्लस 40 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करूं तो सी वी आपको 10 दिया गया है इस केस में, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, मीन हमारा ये है एक्स बार प्लस 40 इंटू 100। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12। और इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं ये सब आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। हमने दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लिया है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया। हमने बहुत सिंपली एक ही काम किया है, हमने दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दो इक्वेशन क्यों बनानी पड़ी हमें, क्योंकि हमें मीन भी निकालना था और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना था। दो इक्वेशन हमने किस बेसिस पे बनाई, हमने फॉर्मूला के बेसिस पे दो इक्वेशन बनाई। फॉर्मूला कैसे बना हमारा, सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला है। एक बार हमने मीन को रख दिया मीन -20 और एक बार रख दिया मीन +40, और दोनों ही सिचुएशन में सी वी हमें गिवन था। एक केस में सी वी हमारा 10 था और एक केस में सी वी हमारा 20 था। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी भी पूछ ली जाती है। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं, आपकी बुक में 5 से 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, जो अभी हमने क्वेश्चन किया। प्लस माइनस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट नॉट ऑफ स्केल। अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करो कुछ डिवाइड करो तो इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है पॉइंट 2, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n² - 1 डिवाइड बाई 12 का अंडर रूट। अब ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डेरिवेशन के थ्रू आया है, तो हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे इसकी। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। आपको क्या याद करना है कि अगर आप n नेचुरल नंबर निकालना चाहते हैं, n कुछ भी हो सकता है, 10, 100, 1000, ठीक है, तो अगर आप n नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n² - 1 डिवाइड बाई 12। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मैं n की जगह 10 रख दूंगा, 10² - 1 डिवाइड बाई 12 अंडर रूट, ये आ गया 2.87। तो ये मीन एस डी की सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड पॉइंट पे चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो डेटा का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे सीवी निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम फर्दर मैथमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं, उससे और चीज़ें निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, for moderately skewed distribution we have following relationship among quartile deviation, mean deviation and standard deviation। अब ये स्क्यूनेस जो है ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, तो स्क्यूनेस मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है।
स्क्यूनेस समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, डेटा की नॉर्मेलिटी। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूजी लेवल का टॉपिक नहीं है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया स्क्यूनेस, स्क्यूड, तो मेरे लिए बताना ज़रूरी है। जब हम किसी भी डेटा को लेके चलते हैं तो डेटा आपका नॉर्मल हो सकता है, और जब डेटा नॉर्मल होता है तो वो बेल शेप्ड कर्व बनाता है। अगर उस डेटा को हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप का बेल शेप्ड कर्व आएगा जो इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ठीक है। अब इसके बाद इस केस में हम बोलते हैं दैट देयर इज नो स्क्यूनेस। ठीक है। डेटा जो है हमारा नॉर्मल है, स्क्यूड नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है। अब इसके अपोजिट अगर आपका डेटा, ठीक है, स्टार्टिंग में पीक पे जा रहा है फिर धीरे धीरे स्लो होता चला गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ये ऑनर्स में तो कवर होता है, आप लोगों के बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। तो डेटा अनस्क्यूड हो सकता है जिसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है जो शुरुआत में बढ़ा और फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कर्व इस टाइप का बनता है। और एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड जिसमें आपका कर्व इस तरफ को जाके पीक पे जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये जो पॉइंट था स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी का, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होगी। क्या रिलेशनशिप होगी? वो रिलेशनशिप ये होगी कि जब हम QD निकालेंगे तो इससे निकाल सकते हैं कि जो आपको फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था ना QD का, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, नॉर्मली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के। QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड MD इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट वहाँ से आया है। अगर आपको ये फोर्थ पॉइंट मुश्किल लग रहा हो तो आप सिंपली लिखिए दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन QD एंड MD वी कैन हैव टू फॉर्मूलाज। आप बस एक लाइन लिख दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द QD, MD एंड SD वी हैव टू फॉर्मूलाज, एक QD से रिलेटेड और एक MD से रिलेटेड। आप ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आइए फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन डिफाइंड बाय दिस इज मिनिमम व्हेन a इज इक्वल टू x। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम्ड मीन से निकाले, अब ये पॉइंट आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा तो मैं सीधा सीधा समझा रहा हूँ कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम्ड मीन से निकालूं, जहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेरा क्या है, खुद मीन a इज इक्वल टू एक्स बार, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम आएगा। तो आप सीधा एक लाइन लिख दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज मिनिमम व्हेन a इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, जब हम एज्यूम्ड मीन x बार मान लेते हैं। सो इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बेल शेप्ड कर्व इज रिलेटेड टू द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व एज फॉलो। तो ये सिक्स्थ पॉइंट जो है, अगेन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा,
इस टॉपिक में 3 से 4 पॉइंट है आपको लिखने हैं। अब ये कहता क्या है, छठा पॉइंट ये समझिए। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अपने डेटा का, ठीक है, और ये डेटा जो होगा, ये अगर हम मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करें तो ये लगभग 68.27% एरिया कवर कर लेगा। ये एरिया होता है टोटल, ठीक है, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कंसेप्ट, जो प्रॉपर्टी है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि अगर आप मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस करो या 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करो तो ये 68.27% एरिया कवर कर लेता है। इसी टाइप से अगर आप मीन में प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हो तो ये 95.45 एरिया कवर कर लेता है। और अगर आप मीन में प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हो तो ये लगभग 99.73 एरिया कवर कर लेता है। और याद रखिएगा ये जो दोनों एजेस हैं, ये जो दोनों कोने हैं, ये कभी भी नीचे टच नहीं होते, ये ऐसे चले जाएंगे बट कभी भी टच नहीं होंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी लिखते समय ग्राफ बनाते हैं, इस टाइप का कुछ डायग्राम बनाते हैं, तो डू रिमेंबर ये एक एरिया है और ये एरिया आपको इक्वल पार्ट्स में बनाना है। पहला जो होगा एरिया वो ये होगा, ये क्या है, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं फिर से समझा देता हूँ बना कैसे है ये सब चीज़ें जो है ये मास्टर्स लेवल की हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसका जो सेंटर होता है डेटा का, ये होता है हमारा मीन। मीन को हम म्यू लिखते हैं, ठीक है, ये यू नहीं है, ये है म्यू, ठीक है। मीन को कई जगह म्यू लिखा जाता है, स्टैट्स में जब आप मास्टर्स में पढ़ेंगे या आगे पीएचडी करेंगे तो ये म्यू लिखा जाता है। तो मीन में अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ूं या घटाऊं तो लगभग कितना एरिया कवर हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ने या घटाने से, इसीलिए प्लस माइनस मैंने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा। इसी तरीके से अगर हम प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो ये एरिया बढ़ के चला जाता है 95.45। और अगर हम यही प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दें तो ये एरिया बढ़ के चला जाएगा 99.73। तो लगभग पूरा एरिया कवर कर लेता है मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो ये थी आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज़। इसमें से आपको इसे 3 से 4 पॉइंट याद कर लीजिए, उतना ही आपके लिए सफिशेंट है। तो हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे एडिशनली और आप लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा ना अगर आप कुछ भूल जाओ तो एक पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, क्या, कंबाइन में, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। आप कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख दो। 7th पॉइंट हो जाएगा कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका आप फॉर्मूला लिख दीजिए। तो ये जो 7 पॉइंट हैं, इन सातों में से कोई भी 3 या 4 आप एग्जाम में लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।